स्टूडेंट्स, आज मैं बीए फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट सोशलॉजी के पेपर का जो टॉपिक है जनजातियाँ, उसको पढ़ाने जा रही हूँ। तो जनजाति का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जनजाति होती क्या है। जनजाति एक ऐसा सामान्य सामाजिक समूह है जो कि एक निश्चित उसका भूभाग होता है, उसमें वो निवास करता है, उसकी सामान्य भाषा होती है, सामान्य तरीके से उसका रहन सहन होता है और वो अपना जो जीविकोपार्जन के लिए आत्मनिर्भर होते हैं। उनकी अपनी एक राजनीतिक संगठन होता है और वो जो है बहुत ही सिंपल तरीके से जीवन यापन करते हैं। तो इस तरीके से जनजातियाँ, बहुत सी जनजातियाँ हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, तो उनके अपने एक नाम भी होते हैं। जैसे एक जनजाति के लोग हैं तो एक नाम उनको होता है कि उसी से उनको संबोधन किया जाता है। तो इस तरीके से जनजातियाँ जो हैं कई हैं अपने यहाँ जो छोटे छोटे संगठन में निवास करती हैं, उनका अपना एक नाम होता है, सामान्य निवास होता है, निश्चित, और उनका विस्तृत कुछ जनजातियाँ ऐसी भी हैं जिनका बहुत ही विस्तृत आकार है और वो जो है बहुत संख्या में काफ़ी अधिक होते हैं। इस तरीके से अब जनजाति का छोटा सा मैंने कम शब्दों में अर्थ भी लिख दिया है आपको समझने के लिए। लिखा है स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। तो मतलब सामान्य क्षेत्र होता है और एक सामान्य भाषा बोलते हैं, एक सामान्य इनकी संस्कृति होती है जिनका सभी अनुसरण करते हैं। इसी को हम जनजाति के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद हम आपको परिभाषाएं बताने जा रहे हैं कि किन किन राइटर्स ने क्या क्या जनजाति की परिभाषा दी है। D.N. मजूमदार के अनुसार, आपने देखा होगा पेपर में जो है, आपको पता हो ना पता हो जान लीजिए कि पेपर में डेफिनेशंस बहुत आती हैं और डेफिनेशंस के सिर्फ राइटर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं डेफिनेशंस जरूर लिख देती हूँ जिससे आपको राइटर के विषय में पता है और आप इसको कॉपी पे नोट भी करते जाइए। तो इसमें देखिए D.N. मजूमदार के अनुसार एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। तो इस तरीके से इस डेफिनेशन में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा जनजाति के विषय में। इसके बाद आप देखिए इन्होंने क्या कहा है। हॉवेल के अनुसार एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है जो उन्हें दूसरे समूहों से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। मतलब ये लोग चूंकि दूर दूर स्थानों पर रहते हैं, इनका जो है समाज से अधिक संपर्क नहीं रहता है, इसलिए इनका अपना स्वयं का संगठन होता है, इनकी स्वयं की संस्कृति होती है और ये अन्य लोगों से, जैसे हमारी जो संस्कृति है, इससे बहुत ही दूरी बनाते हैं। इनको हमारी संस्कृति के विषय में कुछ भी नहीं पता है, इनकी अपनी खुद की संस्कृति होती है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशंस। इसके बाद देखिए जनजाति के लक्षण या विशेषताएं। आपसे पूछा जाए लक्षण या विशेषताएं, बात एक ही है, आपको बताना है। सबसे पहला है सामान्य भूभाग। तो जो ये सामान्य लोग होते हैं, सामान्य भूभाग में रहते हैं, इनका अपना एक निश्चित जो है अपना स्थान बना लेते हैं, वहीं पर ये निवास करते हैं, सिंपल जीवन जीते हैं और इनके अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इसके बाद सामान्य भाषा, इनकी भाषा भी अपनी अलग होती है, सामान्य तरीके से बोलते हैं। अधिकतर देखा गया है कि भाषा से ही
अपने जो जनजाति के लोगों को ये पहचान लेते हैं कि हमारी जनजाति का ही व्यक्ति है। तो इनकी भाषा भी बहुत सामान्य होती है और ये अपने लोगों की भाषा को अच्छी तरीके से समझते हैं और उसका पालन करते हैं। इसके बाद है एक नाम। प्रत्येक जनजाति का अपना खुद का एक नाम होता है। जैसे हमने दिया संथाल, गोंड, भील है ना। तो इस तरीके से भील लोग राजस्थान में रहते हैं। कई इनके स्थान, इसके विषय में भी मैं डिटेल में आगे आपको बताऊंगी। तो इनका एक अपना नाम भी होता है प्रत्येक जनजाति का, जो अपने नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है सामान्य संस्कृति। इनकी संस्कृति जो है, इनका कल्चर जो है, इनके अपने अकॉर्डिंग होता है। ये अपनी संस्कृति में ही जीते हैं, अपने ही संस्कृति का पालन करते हैं, अपने ही नियमों को बनाते हैं। तो ये जो है चूँकि सामान्य पब्लिक से, जो समाज से दूर स्थानों पर रहते हैं, अलग निवास बनाते हैं, इसलिए इनका हमारी संस्कृति से ज़्यादा परिचय नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये छोटे छोटे उद्योग करते हैं, जैसे पशुपालन किया है ना, कृषि कार्य से संबंधित छोटे छोटे अपने जीविकोपार्जन के साधन बना लेते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। ये दूसरों के ऊपर निर्भर होकर अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, अपने आवश्यकताओं का स्वयं निर्माण करते हैं और उसके बाद स्वयं उसका यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इस तरीके से ये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। इनको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर अपनी जीविका नहीं चलानी पड़ती। नेक्स्ट है राजनीतिक संगठन। इनका अपना खुद का राजनीतिक संगठन भी होता है। ये हम लोगों की राजनीति से तो दूर रहते हैं, लेकिन इनका खुद का एक संगठन होता है, खुद का इनका एक मुखिया होता है। जैसे किसी ने अगर गलत काम किया इनके समाज में, इनके एक समाज में, तो उनको उसका दंड भी मिलता है। तो इनका जो मुखिया है वो दंड निश्चित करता है और वो दंड भी झेलते हैं। इस तरीके से दंडनात्मक व्यवस्था भी इनके यहाँ पर होती है, जिससे कि समाज पर नियंत्रण इनका बना रहे, इनके खुद के समाज पर इनका नियंत्रण बना रहे, इसलिए वो उसका मुखिया भी नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट है सामान्य निषेध। अगर इनका कुछ चीज़ों से अगर निषेध करते हैं तो इनकी पूरा समाज जो है वो निषेध करता है। जैसे खान पान, विवाह है, व्यवसाय है, धर्म है, जिससे इनको निषेधात्मक तरीके से जो देखते हैं तो उसमें सभी का विचार एक समान होता है। कोई भी जो है दूसरा विचार प्रकट नहीं कर सकता। सभी को वो चीज़ें निषेधात्मक तरीके से देखनी होती है, अर्थात उनके नियमों का पालन सभी को करना पड़ता है। लास्ट है विस्तृत आकार। जनजातियों का कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनका बहुत विस्तृत आकार है, जो बहुत बड़ी संख्या में निवास करते हैं, उनका बहुत बड़ी संख्या है हमारे यहाँ समाज में। तो जैसे वो जातियाँ कौन कौन सी हैं? संथाल है, गोंड है और भील है। ये जो जातियाँ हैं बहुत अधिक मात्रा में जो हैं राजस्थान में भील लोग बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जिनकी बहुत अधिक संख्या है ना, संख्या में वो बहुत अधिक है। कुछ जनजातियाँ ऐसी भी हैं जो संख्या में बहुत कम है। तो इस तरीके से ये जो जनजाति क्या होती है इसके विषय में मैंने आज आपको समझा दिया। इसके आगे अगले लेक्चर में मैं अगले दिन आपसे मिलूँगी। यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ।